अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से आज एक बड़ी खबर आ गई है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख न आने पर अज खुद नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच कल दिन 2 बजे केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में कायम बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अथर मिनल्लाह शामिल हैं। इससे पहले जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुअत्तल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को अज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था और चीफ जस्टिस ने आज इसका नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस नोटिस में कहा गया है कि अज खुद नोटिस 3 सवालात पर लिया गया है। अज खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। ये भी देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। इंतखाबात की तारीख के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बार, KP और पंजाब असेंबली के स्पीकर्स की दरख्वास्तें भी आई हैं। आइन के आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असेंबली की तहलील से 90 रोज़ में होना होते हैं। आइन लाजिम करार देता है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। चीफ जस्टिस ने अपने नोटिस में लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने गवर्नर से मुशावरत से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील हुए 1 माह से जायद हो चुका है। चीफ जस्टिस ने लिखा कि 1 माह से जायद वक्त गुजरने के बावजूद अभी तक इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया, जिस पर एतराज़ात उठा दिए गए। चीफ जस्टिस ने अपने नोटिस में लिखा कि असेंबलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। देखना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख कैसे और कौन दे सकता है। इलेक्शन कमीशन भी सिक्योरिटी समेत फंड्स ना मिलने की शिकायत कर चुका है। पंजाब असेंबली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 17 जनवरी को तहलील हुई थी और आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात होना ज़रूरी है। आइन के तहत सूबाई गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख देनी है, लेकिन अब तक गवर्नर्स ने तारीख नहीं दी है। तहरीक इंसाफ इस पर लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू कर चुकी है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 9 अप्रैल को दोनों सूबों में इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अब इस खत पर मुशावरत कर रहा है और आज इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से 2 आईनी और कानूनी माहिरीन के अलावा अटॉर्नी जनरल से भी मुशावरत की है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आईनी माहिरीन शाह खावर और सजील सवाती से मुशावरत की, जबकि अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने अपनी राय में कहा कि सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात में सदर मुमलिकत को तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है। आइन ने सूबाई सतह पर इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर्स को दे रखा है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आईनी और कानूनी माहिरीन से तहरीरी तौर पर राय मांग ली है। तहरीरी तौर पर राय मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन इजलास में जायजा लेगा और फिर सदर की ऐलान करदा तारीख से मुताल्लिक फैसला करेगा और सदर के खत पर जवाब देगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने पर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सदर पाकिस्तान को काबीना की तरफ से खत लिखूंगा और पुरजोर मजम्मत करूंगा। सदर का सूबों के इलेक्शन की तारीख देना गैर आईनी है। सदर पाकिस्तान जो ये हरकत की है मुकम्मल तौर पर गैर आईनी हरकत की है। सूबों के बारे में डेट देने का उनका कोई इख्तियार नहीं था। 9 महीने पहले जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने गैर आईनी तौर पर अमेरिका का बहाना बनाकर उन्होंने असेंबली को तोड़ा, सदर पाकिस्तान उसमें शामिल थे। मुझे कहा है कि मैं सदर पाकिस्तान को काबीना की तरफ से ख़त लिखूँ और पुरजोर इसकी मजम्मत करूँ, उनसे इसका मैं ये उनको कहूँ। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बात की और कहा कि अगर कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है तो इससे कब तक आंखें बंद रखेंगे। हमारा मुतालबा है कि नून लीग से मुतासिबाना रवैया रखने वाले जजेस के सामने केसेस ना रखे जाएं। इमरान नियाजी का जो घर है उस वक्त की चीफ जस्टिस ने उसको तो रेगुलर कर दिया और जो गरीब लोगों के उनके घर ढाए गए, नाइंसाफ़ी की इंतहाई मिसाल जो मैंने आपके सामने रखी है। हमने ये अब मुतालबा किया है ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ये बतौर मैं वज़ीर आज़म नहीं कह रहा, बतौर मैं पार्टी हेड ये बात कर रहा हूँ। इससे पहले आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान का नाम लेकर मुतालबा किया कि नून लीग के केसेस उनके सामने ना लगाए जाएं और एक जज के ऊपर इंतहाई कम कीमत में प्लॉट लेने के इल्ज़ाम से मुताल्लिक भी बात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई भी केस वो एजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास ना लगाया जाए। जिस तरह
काजी फैजीसा साहब के पास इमरान खान का कोई केस नहीं लगता, उसी तरह हमें भी यह हासिल होना चाहिए। नकवी साहब के हवाले से ये मामला बिल्कुल क्लियर है। लाहौर कैंट में जो 4 कनाल का प्लॉट 10 करोड़ का लिया गया और वो एक दिन पहले किसी और साहब ने खरीदा और इनको बेच दिया, कम से कम 40 से 50 करोड़ मालियत का वो प्लॉट है। रजिस्ट्री सामने आ गई हुई है, सोशल मीडिया पे चल रही है। तो क्या ये मुमकिन है कि आपको अपनी पोजीशन का ये फायदा हासिल हो कि एक प्राइम प्रॉपर्टी पौने पौने आपको दे दी जाए? क्यों दे दी जाए? इस पर इमरान खान ने कहा है कि उन्हें लगता है कि जो जज उनके खिलाफ फैसला करेगा उसके पीछे लग जाते हैं। अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के जजेस के ऊपर। जिस जज से इनको लगता है कि जी हमारे खिलाफ फैसला दे देगा, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये माफिया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के को हमला किया, उसके ऊपर डंडों से। जो तारड़ ये जो है कोई लॉ मिनिस्टर, इसका नाना या दादा जो भी था, उसने पैसा चलाया, उसने ब्रीफ केस चला के बाकी जजेस को खरीदा। ये है इनकी तारीख, ये है वो माफियाज। ये कभी भी आजाद और मजबूत अदलिया को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। ये कभी कानून की हुक्मरानी नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म के सामने खुसूसी अता तारड़ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पहले तो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एतराज़ उठाया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वही एतराज़ दोहराया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जिन जजेस से आपको मसला हो उनके खिलाफ आप लोग भरपूर तरीके से कैंपेन शुरू कर देते हैं, माफिया का किरदार अदा करते हैं। फिर एक सूमोटो होता है और उस सूमोटो में 9 रुकनी बेंच बनता है, जिसमें भी ज़ाहिर जज साहिबान भी, वो दोनों भी शामिल हैं। तो आपको सूमोटो पर आपका क्या मौक़िफ़ है और फिर बेंच पर क्या मौक़िफ़ है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तो सूमोटो को हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल ये आईनी तशरीह का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है कि इंतखाबात का ऐलान किसने करना है, किसके पास वो अथॉरिटी है, वो ड्यूटी किसने डिस्चार्ज करनी है। ये सारे वो सवालात हैं जो इस मौजूदा सूरत हाल में जिनका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जो बात इमरान खान साहब के आपने क्लिप सुनाया, अब बंदे की मैं अब क्या कहूँ कि ज़हनी हालत ऐसी है कि लॉ मिनिस्टर तारड़, उनको मतलब कोई पता ही नहीं किसी बात का। कम से कम जब आपको बात कर रहे हैं आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, किसके मुतल्लिक कर रहे हैं और क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हम किसी जज के पीछे नहीं लगते। इनको आदतें पड़ी हैं कि इनको बहुत सारी रियायतें हासिल रही हैं माजी में, और वो ऐसी ऐसी रियायतें हैं कि जब भी इन पे कोई इल्ज़ाम लगता था वो क्लियर करवा लिया जाता था, हो जाता था। उसमें बहुत सारे साबिक जजेस ने किरदार अदा किया। और अब भी मैं ये बात नहीं करता, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी तीसरी जनरेशन है लॉ की फील्ड में, हमने सारी उम्र इस चीज़ को देखा है। मैं अभी भी एक तालिब इल्म हूँ, कानून का वकील हूँ, काला कोट पहनता हूँ। पाकिस्तान की जो हाईएस्ट लॉयर्स की बॉडीज़ हैं वो बार काउंसिल्स हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जो रूल्स के तहत नहीं बनी, जो कानून के तहत बनी हैं, जिसमें सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी पाकिस्तान बार काउंसिल है, जिसमें 4 सूबाई बार काउंसिल्स हैं और फिर इस्लामाबाद की बार काउंसिल्स है। इन 6 बार काउंसिल्स ने मुतफिका तौर पे ये ऐलान किया है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं। अब जब ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ और बार काउंसिल्स ने जब ये ऐलान कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन जज साहब को इस बेंच में शामिल होना चाहिए था जिनके खिलाफ लॉयर्स की तमाम जो सबसे बड़ी बार काउंसिल्स हैं और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो एक रेफरेंस दायर करने जा रही हैं। और क्या ही अच्छा होता, लोग ये बात कर रहे हैं और ये तासुर जा रहा है कि सीनियर मोस्ट 9 जजेस को इस आईनी तशरीह के मामले पे बेंच में बिठाया जाता। देखिए, सीनियर प्यूनी जज जो है उसका एक बड़ा अहम किरदार होता है। इस बेंच में सीनियर प्यूनी जज शामिल नहीं हैं, इसमें बाकी सीनियर जज साहिबान कई शामिल नहीं हैं। तो ये बेंच की जो तश्कील है वो एक अहम आईनी मामले पे होनी चाहिए थी, सीनियर मोस्ट जजेस की। और देखिए, जो दूसरे जज साहब हैं, अब लोग ये बात करते हैं, वकला ये बात, इसमें जस्टिस फाइज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल नहीं है। ज़ाहिर है जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक साहब के हवाले से आप कह रहे हैं कि सीनियर जजेस हैं, अगर वो शामिल नहीं है, मगर जब आप सूमोटो को वेलकम कर रहे हैं तो फिर इसके नतीजे में होने वाले फैसले को भी आप वेलकम करेंगे या बाद में फिर बेंच पर ही एतराज़ उठा रहे होंगे? क्योंकि सदर मुमलिकत ने तारीख दी तो उस पर आप लोगों ने एतराज़ उठाया, वज़ीर आज़म ने तो आज कहा कि वो एहतजाजी खत भी लिखेंगे। देखिए, बेंच पे तो हम ये कह रहे हैं कि जब बार काउंसिल्स ने कह दिया कि वो रेफरेंस दायर करने जा रही हैं, तो फिर इन जज साहब का बेंच में शामिल होने का क्या मंतक है? नंबर 1। नंबर 2, सीनियर मोस्ट जजेस की बात की, इसमें अमीनुद्दीन खान साहब भी शामिल हैं। आपने 2 नाम ले लिए,
तो देखिए, दूसरी बात यह है कि इजाज़ुल एहसन साहब के हवाले से ये तासुर ज़रूर पाया जाता है, और ये तासुर वकला बात करते हैं, सिविल सोसाइटी बात करती है, जर्नलिस्ट बात करते हैं कि ये तासुर इसलिए है कि जब मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई है, मॉनिटरिंग जज थे, पनामा केस का जो बेंच था उसमें ये जज थे, मियां नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया गया उसमें ये जज थे, देयर आर न्यूमरस केसेस, और भी मैं लंबी फहरिस्त है। तो किसी भी जज के बारे में यह तासुर नहीं होना चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक पर्टिकुलर बेंट ऑफ माइंड या सोच रखते हैं। तो इसलिए बेंच की कॉम्पोजिशन तो नजर आ रही है कि जिस तरह सुओ मोटो लिया गया, जो डोगर है सीसीपीओ लाहौर, उसकी पिटिशन में बाकायदा सुओ मोटो तो ले लिया गया था इलेक्शन के हवाले से, उस ट्रांसफर पोस्टिंग का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर वहां पे उसकी बुनियाद रख दी गई थी। तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि जब दो जज साहिबान एक केस को सुनते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लें और इलेक्शन के हवाले से अपना माइंड डिस्क्लोज कर दें, तो उस केस को सुनने के बाद एक तनाज़ा खड़ा हुआ, उस तनाज़े के नतीजे में बार काउंसिल ने एक ऐलान किया। तो अब इस बेंच की कॉम्पोजिशन जो है वो, मेरी भी वकला से भी बात हुई, सीनियर वकला से भी बात हुई, उन सब का एतराज़ ये है कि ये बेंच जो है वो अनबायस्ड और इम्पार्शियल नज़र नहीं आता। ये नज़र आता है कि ये एक जानिबदारी की तरफ मामला जा रहा है। ये अब चीफ जस्टिस साहब की ये ऑब्वियसली एक आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तासुर को ज़ायल किया जाए, और ये तासुर नहीं आना चाहिए कि बेंच के कुछ जजेस का एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड है। मगर सारे इल्जामात के बाद उनको तो बेंच में वैसे ही रिक्यूज कर जाना चाहिए। अब इसमें मसला ये है कि एक तरफ आइन है, अब आपकी किसी जज के हवाले से जो भी राय हो, मगर आइन की राय बड़ी वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं। अगर आपको सदर मुमलिकत की तरफ से तारीख देने पर एतराज़ है, हालांकि गवर्नर साहब को तारीख देनी चाहिए थी मगर उन्होंने अपनी एक पोजीशन ले ली है, मगर आपको सदर पर एतराज़ है, तो मगर 90 दिन के अंदर तो हर हाल में इंतखाबात होने हैं। 9 अप्रैल को नहीं होंगे सदर की तारीख के मुताबिक, तो आपको 13 अप्रैल को कराने पड़ेंगे पंजाब में इंतखाबात। इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। जब कोई भी बेंच में हो, वो क्या इससे बियॉन्ड कैसे जाएगा जो आप अपने खदशात का इज़हार करने की, जी नहीं 90 दिन में नहीं, थोड़ा आगे भी इंतखाबात हो सकते हैं। नहीं, देखिए ना, देखिए ये आगे इसलिए हो सकते हैं कि बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। अब मुझे बताइए कि 80 अरब रुपए का इंतजाम कौन करेगा? क्या इमरान खान साहब जो कि खुद IMF से डील कर रहे थे, खुद IMF के पास गए, उनको नहीं पता था कि मुल्क किन माली मुश्किलात का शिकार है? और क्या 2 दफ़ा इलेक्शन करवाए जा सकते हैं? ये शाह खर्ची और ये लग्जरी क्या ये मुल्क अफोर्ड करता है? फिर आर्टिकल 224 भी आइन का हिस्सा है। केयर टेकर गवर्नमेंट्स के हवाले से बात है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट आइन में इसलिए दिया गया था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट ना हो जब इलेक्शंस का जो है वो इनकाद हो रहा हो, तो क्या प्रोविंशियल इलेक्शन जब होगा 2 सूबों का, तो फेडरल गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जाएगा? या अगर 2 सूबों में हुकूमतें आ जाती हैं और नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता है, तो क्या उन 2 सूबाई हुकूमतों को इलेक्शन के दौरान के लिए सस्पेंड किया जाएगा? फिर आइन का एक और आर्टिकल है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आइन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करना ज़रूरी है, लाजिम है, और वो उस टाइम के दौरान नहीं होती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएगी। फिर आगे सेंसस के मसाइल हैं, डीलिमिटेशन के मसाइल हैं। आप तो पूरा ग्राउंड बना रहे हैं कि आप लोगों की कोई टेररिज्म की वेव है। आप तो पूरा ग्राउंड बना रहे हैं कि आप लोगों की कोई नियत नहीं है 90 दिन में इलेक्शन कराने की, और यही वजह है। ज़ाहिर है गवर्नर साहब जो हैं वो इसी वजह से तारीख नहीं दे रहे हैं, और आप बिल्कुल भी 90 दिन में नहीं कराना चाहते हैं, और यही आपकी प्ली होगी। आइडियल तो यही है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएं, मगर देखिए जो खत्तो किताबत मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स ने इलेक्शन कमीशन के साथ की, या जो गवर्नर ने अपनी तहकीक की और एक लेटर लिखा, तो क्या मुमकिन है प्रैक्टिकली कि इलेक्शंस जो हैं वो फिलफौर करा दिए जाएं? अब ये सारी एक बहस है जिसके अंदर इन तमाम लोगों का जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, इलेक्शन कमीशन है, मिनिस्ट्रीज हैं, डिविजन्स है, प्लानिंग मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इस साल इलेक्शन क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर इलेक्शन होंगे कैसे? अब जब कौमी असेंबली के इलेक्शन होने लगेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह देगी मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं, हमारे पास फंड नहीं है, इंटीरियर मिनिस्ट्री कहेगी हालात ठीक नहीं है, हम आपको जो है वो सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकते हैं, तो फिर तो इलेक्शन होंगे नहीं। फिर तो जब अक्टूबर में होना होगा एक साथ, तब आप तब भी ये बात कर देंगे। नहीं, देखिए क्योंकि अगले साल का बजट आना है और वो जून में आता है, तो उसमें गुंजाइश रखी जाती है, प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है। तो देखिए इस मुल्क में कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 2 असेंबलियों के इलेक्शन पहले और बाकी बाद में हुए हों, और कुछ आईनी तशरीहात के मामले हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स के कॉन्सेप्ट का फिर क्या होगा। तो इसलिए टाइमलाइन जो भी हो,
वो अक्टूबर से पीछे हो, अक्टूबर में हो, वो टाइम ऐसा हो जिसमें तमाम असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे हों। ये मुल्क बार बार इन नुकसानात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। तो तारा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि अदालत इस हवाले से क्या कहती है। हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ेह कर रही है और दूसरी तरफ आज लाहौर से तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सबाती और एजाज चौधरी समेत दीगर रहनुमा और कारकुनों ने अज खुद गिरफ्तारी दे दी है। आज शाम लाहौर में CCP ऑफिस पर PTI के कई कारकुन कैदियों की गाड़ी में सवार हो गए, कोई रहनुमा सवार हो गए और बहुत से कारकुन वैन की छत पर चढ़ गए। इसके बाद लाहौर पुलिस ने एहलकारों समेत सबका दाखिला CCP ऑफिस में बंद कर दिया, जिसके बाद PTI कारकुन CCP ऑफिस के सामने सड़क पर लेट गए और पुलिस से गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। इसके बाद पुलिस ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि जिसे गिरफ्तारी देनी हो वो पुलिस वैन में आ जाए। ये जो PTI के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये हमें जहां भी लेकर जाएं हम इसके लिए तैयार हैं। मैं जब कंटेनर से उतरकर CCPO के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ, जो मैंने कारकुनों को कहा कि वहाँ आएँ, तो इन्होंने कहा, पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चलें। मैंने मुज़ाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चल आया और उनने मुझे गिरफ़्तार कर लिया है। अब न जाने कहाँ ले जा रहे हैं। मेरा ख्याल था CCPO ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। और इसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को लेकर प्रिजन वैन कोट लखपत जेल रवाना हो गई। तहरीक इंसाफ के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक कल पेशावर में और फिर रावलपिंडी और फैसलाबाद में कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर हमारे साथ मौजूद। आमिर मीर साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा दायरा, आज जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तहरीक इंसाफ ने, एग्जैक्टली क्या हिकमत अमली है पंजाब की निगरान हुकूमत की? क्योंकि वो गिरफ्तारी देने भी आए, फिर पुलिस वाले भी ऐलान करते नजर आए कि जो गिरफ्तारी देना चाहता है वो प्रिजन वैन में आ जाए, वो चले भी गए प्रिजन वैन में, तो फिर आगे की क्या हिकमत अमली आप लोगों की एग्जैक्टली? उन्हें रिलीज कर देंगे, क्या करेंगे? शाहजेब, हमारी तो हिकमत अमली नहीं, हिकमत अमली तो तहरीक इंसाफ वालों ने बनानी थी। हमने रिक्वेस्ट की थी कि PSL स्टार्ट हो रहा है लाहौर में, आप एग्जैक्टली उसी दिन ये वारदात डालने जा रहे हैं जिस रोज PSL की टीमें लाहौर में एंटर हो रही हैं। हमने इस खराबी से बचने के लिए PSL के पुरअमन इनेकाद के लिए हमने यहाँ पे माल रोड पे और 2 और सड़कों पे जो रूट बनता है PSL की टीम का जिस पे वो ट्रेवल करती हैं, हमने 144 इन्फोर्स की थी, लेकिन ये बाज नहीं आए। इन्होंने ये जो आज ड्रामा रचाया गिरफ्तारियों का और ऐलान किया था 200 गिरफ्तारियां देंगे, तो बड़ा मायूस कुन मामला रहा है। हमारे अरेंजमेंट जो थे हुकूमत पंजाब के गिरफ्तारियों के लिए वो ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पर इनके वर्कर्स आए हैं, लीडर्स आए हैं और उनका ख्याल था कि हमें ये CCP ऑफिस में बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, तो ऐसा नहीं था। चूंकि इन्होंने 3 MPO जो है उसकी खिलाफ वर्जी की। आपने वीडियोस देखी होंगी, इन्होंने तोड़ फोड़ की है, पुलिस गाड़ियों पे हमले किए हैं, पुलिस वालों के साथ हाथापाई की है। तो उसके बाद ये जो गिरफ्तारियां इन्होंने दी हैं, तो ये 3 MPO में यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो उसमें ये इन पे चार्ज लगेगा। डिप्टी कमिश्नर जो है उसके पास इख्तियार है, इनको 1 से 2 महीने तक वो अंडर डिटेंशन रख सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की एक वीडियो आई जो कह रहे थे कि CCP ऑफिस लेकर जाना था मगर कहीं और लेकर जा रहे हैं। फिर कोट लखपत की खबर आई, ये भी दरमियान में खबर आई कि अगर ज़्यादा गिरफ्तारियाँ होंगी तो लाहौर की जेलों में जगह नहीं है, मियाँ वाली DG खान में भी रखा जा सकता है, तो क्या कहाँ रखने का इरादा है? देखें, अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब का गिला बनता नहीं, बड़े लीडर हैं। अब वो गिरफ्तारी देने आए थे तो गिरफ्तारी के लिए तैयार है ना। अब अगर उनका ख्याल था मुझे CCP ऑफिस ले जाएंगे, चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। कानून तोड़े हैं आप, और आप फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कानून तोड़ने के बाद आपकी इज्जत की जाएगी और आपको आपकी ख्वाहिश पूरी करने की बजाय जो कि जेल जाने की थी आपको CCP ऑफिस में बिठाया जाएगा, ये तो नहीं होगा। तो इस वक्त हम देख रहे हैं लाहौर की जेलों में तो गुंजाइश नहीं है, तो पंजाब की जिस जेल में गुंजाइश होगी उस शहर में भेज देंगे इन लोगों को। मगर कितने लोगों ने आज गिरफ्तारी दी है?
शाहजेब, ये इन्होंने 200 लोगों की गिरफ्तारी का कहा था। फिर जब ये माल रोड पे इकट्ठे होने शुरू, इन्होंने पैगामात भेजे कि जी 500 बंदा गिरफ्तारी देगा। उसके बाद जब बसें आ गईं तो गिरफ्तारियां जो हैं ये बड़े शौक से, कैमरे चल रहे थे, ये भाग भाग के बसों में बैठे हैं, लेकिन जब बसें स्टार्ट करते थे तो ये निकल के इधर उधर हो जाते थे। अब तो मेरा ख्याल है बिलो 100 लोग हैं जिन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं। मतलब क्या अगर गिरफ्तार करने का प्लान क्या आखिर में बना? क्योंकि पहले ये खबरें भी आई थी कि अगर ये गिरफ्तारी देने भी आएंगे तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कर लिया गया तो छोड़ दिया जाएगा, कि बाद में प्लान बना है कि फिर पुलिस ये ऐलान करती नजर आएगी जिसने गिरफ्तारी देनी है वो आके बैठ जाए? नहीं शाहजेब, देखें बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो PSL का है। इस मुल्क में जब कोई ऐसी एक्टिविटी होने लगती है तो आपको पता है कि ये जो मसूफ हैं ये इस तरह की वारदातें शुरू कर देते हैं। मतलब इनको पता है ये कल भी कर सकते थे ये वाली हरकत, ये परसों भी कर सकते थे, ये संडे वाले दिन भी कर सकते थे। इन्होंने आज का दिन चुना चूंकि आज PSL की टीमें लाहौर में एंटर हो रही थी। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद होता है तखरीबी कार्रवाई, हर वो काम करें जिससे पाकिस्तान का इमेज खिलाफ हो। ये अपनी तरफ से हुकूमत को डैमेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन असल उसका नुकसान जो पाकिस्तान को हो रहा होता है। आप देख लेना, ये जब मतलब इस मुल्क में चाइनीज मतलब डिग्नेटरीज आएंगे तो ये वारदात होती है, सऊदीज आने वाले हों तो ये वारदात होती है, IMF के साथ डील हो रही हो तो इस तरह की वारदातें करते हैं। तो ये अफसोसनाक बात है। वैसे मगर अब आप लोग छोड़ देंगे इन्हें या फिर कानून की जो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब एक पूरा लीगल प्रोसेस ही फॉलो होगा, उसी के तहत अब ये रिहाई मुमकिन हो सकेगी? शाहजेब, प्रॉब्लम ये है कि वो गिरफ्तारियां देने आए थे। गिरफ्तारी का मतलब है हमें गिरफ्तार करें। गिरफ्तारी का जवाब उन्होंने खुद पैदा किया। जब आप मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 3 MPO को वायलेट करते हैं, और इन्होंने, आपने देखा इन्होंने गाड़ियां पुलिस की तोड़ी हैं, हमले किए हैं, मतलब माल रोड ब्लॉक किया है। तो ये सारी जब कार्रवाई आप करेंगे तो उसके बाद आप गिरफ्तारी भी देना चाहते हैं तो फिर गिरफ्तारी का जवाब भी मिल गया तो फिर इनको गिरफ्तार भी तो करना है ना। अब वो गिरफ्तार होने आए हैं तो हम उन्हें खाली हाथ क्यों जाने देंगे? उनका मतलब दिल तोड़ने की क्या जरूरत है? जिन्हें इतना शौक है गिरफ्तार होने का, मतलब देखिए ना, अब ये बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हैं ये जो PTI के कारकुनान भी हैं कि भैया आपका लीडर जो है वो एक दिन में 2 अदालतों में जाके जमानतें ले रहा है और आपको कह रहा है गिरफ्तारियां दे दो। खान साहब अगर जेल भरो तहरीक में सीरियस होते तो वो सबसे पहले खुद गिरफ्तारी देते, माल रोड पे आते, माल पे आते, कहते मैं पहले गिरफ्तारी दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी लोग जो हैं वो मुझे फॉलो करें। अब वो खुद जमानतें ले रहे हैं। मतलब अगर खान साहब खुद गिरफ्तारी देने आएंगे तो आप लोग बर्दाश्त कैसे कर पाएंगे? उनकी जमानत के लिए आपने देखा कितने लोग निकले थे। देखें, गिरफ्तारी जिसने देनी होती है उसने बर्दाश्त करनी होती है। गिरफ्तार करने वाले ने तो बर्दाश्त नहीं करना होता, गिरफ्तार होने वाले ने बर्दाश्त करना होता है। जाहिर है खान साहब गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए सुबह शाम वो अदालतों में जाते हैं, जमानतें लेते हैं, अदालत पहुंच के बैठ जाते हैं गाड़ी में, कहते हैं यहीं पे जमानत भेज दें। तो खान साहब गिरफ्तारी नहीं देना चाहते थे तो उन्होंने जेल भरो तहरीक जो है वो कारकुनान के नाम की है ना जी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बलूचिस्तान में बारखान के इलाके में कुएं से खातून और उनके 2 बेटों की लाशें मिलने के 2 दिन बाद आज पुलिस ने बिलाखिर सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को हिरासत में ले लिया है और वाक़े की FIR भी दर्ज कर ली गई है, मगर FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है। हालांकि खातून के लवाहिकीन ने सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पर अगवा और फिर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि अब भी 5 बच्चे सरदार खेतरान की कैद में हैं। इसके अलावा कुछ अर्सा पहले कत्ल होने वाली खातून की अपनी वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वो सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में है, जहां उनकी बेटी से जिनसी ज़्यादती की जा रही है। उन्होंने आला हुकाम से एक्शन लेने की अपील की थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उस पर आवाज़ उठाई गई, यहाँ तक कि जनवरी में सेनेट के फ्लोर पर भी इसका जिक्र किया गया। लेकिन वीडियो आने के बाद खातून और उनके बच्चे की रिहाई तो नहीं हो सकी, बल्कि उनकी मस्कशुदा लाशें कुएं से मिली और फिर उसके बाद एहतजाज शुरू हो गया। इसके अलावा खातून के शौहर मोहम्मद मरी अभी रूपोश हैं और जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जान के खौफ से रूपोश हूँ। कुएं से मिलने वाली लाशें मेरी बीवी और बेटों की हैं, जबकि अभी भी मेरे 4 बेटे और 1 बेटी सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में कैद हैं। सरदार अब्दुल रहमान तो गिरफ्तार हो गए हैं, मगर मोहम्मद मरी के 5 बच्चों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। अलबत्ता गिरफ्तारी से पहले
सरदार अब्दुल रहमान खेतरान इन इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे। वाक़ई का इल्ज़ाम अपने ही बेटे इनाम खेतरान पर लगाते रहे और कहा कि उन्होंने खातून से बयान रिकॉर्ड करवाया क्योंकि वो सरदार बनना चाहता है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू साहब। ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, खातून की वीडियो आई, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, उन्हें मार दिया गया, उनके 2 बच्चों को मार दिया गया। अब भी बच्चे लापता हैं, उनके शौहर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बच्चों के वालिद जो हैं कि वो इन्हीं की क़ैद में हैं। बहुत देर से एक्शन लिया गया, FIR तक नहीं हो रही थी। अब क्या गारंटी है कि ये इंसाफ ही के लिए एक्शन लिया गया है, सिर्फ दबाव में कवर अप के लिए नहीं लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब भाई, जिस तरह आपने सारे स्टोरी का बैकग्राउंड बताया, जरा मैं भी इसको बैकग्राउंड से आपको बताना चाहूँ। देखिए, एक पाकिस्तान का कानून है, एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। जिस तरह आप देखते हो कि किसी को कोई शिकायत होती है, वो कहीं FIR लॉन्च करता है, कहीं पर कुछ वो सरकार को दरख्वास्त के जरिए दरख्वास्त देता है, वजीर आला को देता है, हुकाम बाला को देता है। सोशल मीडिया की चीजें ऐसी आती है, जिस तरह आपने कहा हमारे प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में सरदार साहब का अलग एक मौक़िफ़ होता है, उसकी बेटी का अलग एक मौक़िफ़ होता है। हमें किसी ने तहरीरी तौर पर नहीं किया था, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद मैंने जो है सारे कमिश्नर्स को लेटर भेजा वज़ीर आला साहब की हिदायत पर कि आपको बलूचिस्तान से में बता दें किस डिवीजन में है। वो मेरे दिसंबर के लेटर्स पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद मुझे जवाब मिला कि नील इधर कोई वो चीज़ें नहीं है। तो उसके बाद जब ये हो गया ये मामला, इसके बाद जो लोग वहाँ से आए, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पर वो लगा रात को उनके कोयटा वाले घर, सुबह उनके जो है गाँव में आजीकोट में जो घर है उधर छापा मारा गया था कि बंदी हो सके, उधर से कुछ नहीं मिला। अभी खुद उन्होंने जो है दावा किया है कि मैं गिरफ्तारी दूंगा अपने ऊपर इस इल्जाम के हवाले से। तो अभी पुलिस की अलग सी एक यानी कि लांगू साहब, वजीर साहब ने के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, वजीर आला ने उनसे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगी, वो अभी तक ओहदे पर भी मौजूद हैं, उन्होंने खुद मुनासिब समझा कि मैं गिरफ्तारी दे देता हूं। जाहिर है क्योंकि शोर इतना मच रहा है तो आपने गिरफ्तार किया है उन्हें। जरूर उनको इसमें उन्होंने वजीर आला साहब की भी मशावरत होगी कि आप गिरफ्तारी दे दें, जरूर वो खुद से अपने घर से उठ के नहीं होंगे। उसको ये वो जरूर होना, वो उन्होंने अपने दोस्तों से जरूर मशवरा करके किया होगा। अच्छा, मगर फिर तो मतलब अगर वो गिरफ्तारी ना देते तो फिर एक्शन हो क्या रहा था? क्योंकि FIR हो नहीं रही थी, क्योंकि उनके मेरी बात सुनिए, उनके जो शौहर जो मरहुमा हैं, जो मकतूल हैं, उसके अलावा जो बेटे हैं, उनके जो शौहर हैं मरी साहब, वो तो रूपोश हैं और पुलिस FIR काट नहीं रही थी। और फिर FIR पुलिस ने काट भी नामालूम अफराद के खिलाफ दी, क्योंकि उन्हें अब अपनी अलग जान का खतरा है, ना उन्हें कोई सिक्योरिटी दी गई, ना उनके बाकी 5 बच्चों का पता चलाया गया। और वजीर साहब के खिलाफ भी एक्शन उस वक्त हुआ जब उन्होंने खुद ने गिरफ्तारी दे दी। शाजिब साहब, देखिए जरा हम लोग अकाइक पर जाएं कि अकाइक की बातें क्या हैं और जो सोशल मीडिया पर बातें चलती हैं वो क्या है। अकाइक की बातें ये हैं, कल ये लोग आए एहतिजाज वाले, मैंने कमिश्नर कोयटा वजीर आला साहब की हिदायत पर DIG सबको भेजा कि आप जाएं कि मुतालबात देखें। तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारे वो बच्चे बाज़ेयाब नहीं होते, हम जो है FIR भी नहीं काटते और हम जो है मजीद अपने मुतालबात भी आपको नहीं बताते। तो कल से मैं, हमारा ऑफिस, CM ऑफिस, सारे हमारे इदारे इसी चीज में लगे हैं कि अल्लाह करे बच्चे बाज़ेयाब हो जाएं। तो इसी सिलसिले में हम हर चीज में थोड़ा देख कर कदम उठा रहे थे, बाकी कानून की बालादस्ती है। मगर रहमान खेतरान साहब ने तो अपने बेटे पर इल्जाम लगाया कि वो ये सब करा रहे हैं, तो बेटे के खिलाफ भी पिछले 2-3 दिन में कोई एक्शन नहीं हुआ कि बेटे से ही पूछ लें? एक सर्विंग मिनिस्टर कह रहा है कि जी मेरे बेटा ये सारा का सारा करा रहा है, कि भाई आप बताएं फिर, अगर खातून की वीडियो आपने बनाई थी, आपने अपलोड की थी, उनके बाकी बच्चे कहाँ हैं, वो बच्चे कैसे मर गए, वो भी आपने नहीं किया अभी तक? तो वो देखें आप लोग और ये दूसरे तंकीद सियासी पार्टियां में काम करने देना। कल ये वाकया हुआ है, हमने नया JIT बनाया है कि JIT के जरिए तमाम पहलुओं को देखेंगे, सबको बुलाएंगे। JIT के बनते ही तंकीदें स्टार्ट हो गई, इधर काम करने नहीं दिया जाता है। हमने सब चीजों को जो है इसी तरह बनाया है कि हकाइक सामने आ जाए। आज हमने अलग JIT बनाई है, क्राइम्स ब्रांच को ये केस दिया है, हर चीज एक प्रोसेस। मगर सोशल मीडिया पर तो मामला अभी आया है ना, वो खातून तो बहुत अरसा पहले से सोशल मीडिया पर, लांगू साहब सोशल मीडिया पर मामला अभी आया है। लांगू साहब, एक खातून मारी गई हैं, उनके 2 बच्चे मारे गए हैं, बाकी 5 बच्चे
अब नहीं पता चल रहा है कि वो अगवा होकर कहां पर हैं। मियां रूपोश है और ये वीडियो पहले आ गई थी, सेनेट के फ्लोर पर डिस्कस हो गया था, आप उन्हें नहीं रिकवर कर पाए। उसके बाद खातून मर्डर हो गई, उनके 2 बच्चे मर्डर हो गए, 5 बच्चों को अभी भी खतरा है, उनके मियां को खतरा है। तो इसलिए आपसे सवाल तो होगा, उस वक्त तक सोशल मीडिया पर शोर नहीं मचा था, आप कर लेते उस वक्त कार्रवाई, अब मच रहा है तो आप कह रहे हैं कि आपको काम नहीं करने दिया जाता। काम इसलिए नहीं, शाजिब साहब, ताउन नहीं किया जाता। अभी इनके शोहर अगर आपको इंटरव्यू देने की बजाय एक सरकारी इदारे को फोन करे कि मैं यहाँ हूँ, आप मुझे मेरी हिफाजत करें, वो मेरे ख्याल में ज्यादा उसके लिए मुनासिब होगा। आप गारंटी ले रहे हैं कि आप उनकी सिक्योरिटी की गारंटी ले रहे हैं? मैं उसकी सिक्योरिटी की गारंटी ले रहा हूँ। और मुझे ये बताएगा कि उनके बच्चों का फिर क्या स्टेटस है, कि कहीं नहीं पता चल रहा कि उनके बच्चे कहाँ हैं? देखिए, जहाँ जहाँ में निशानदेही की जा रही है, मुजाहिरीन की तरफ से निशानदेही की जा रही है, मैं उसका भी, उधर भी हम छापे मार रहे हैं, जिधर किधर ही हमें कोई क्लू मिल रहे हैं हम जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ हम जरूर इस चीज में कामयाब होंगे और मासूम बच्चों को जरूर हम बाज़ियाब करेंगे। अब्दुर्रहमान खेतरान के बेटे से आपने पूछा है, क्योंकि आपके अपने वजीर कह रहे हैं कि मेरा बेटा ये सारा काम कर रहा है? तो देखिए, अभी मैं पर्सनली उनसे पूछने का वो नहीं हुई इसमें। पुलिस ने, आपसे मुराद मेरी पुलिस है, ज़ाहिर वजीर दाखिला है, आपसे मुराद मेरी पुलिस है। JIT बनाई है, वो भी इसको बुलाएगा, जरूर उससे तफ्तीश करे, JIT भी तफ्तीश करेगी, और जो अभी पुलिस की कमेटी बनी है क्राइम्स ब्रांच को भेज गए, वो भी जरूर तफ्तीश करेंगे। हम थोड़ा इदारों को काम करने दें। लागू साहब, बिल्कुल काम करने देना चाहिए, मगर इस बात की भी यकीन दहानी हो फिर कि ये दबाव क्योंकि बहुत ज्यादा मीडिया पर आ गया, तो इसलिए कवर अप करने के लिए अब्दुर्रहमान खेतरान साहब को नहीं गिरफ्तार किया गया। ज़ाहिर इंसाफ हो, अगर उन पर इल्जाम गलत है तो बाकायदा तौर पर शफाफ तहकीकात हो, मगर बच्चे जरूर रिकवर हो जाएं। एक खातून और 2 बच्चों की जान जा चुकी है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ना वजीर आला साहब, ना मुझ पर, ना मीडिया का 1% प्रेशर, ना इदारों पर प्रेशर, हमें अल्लाह का प्रेशर, हमारे अल्लाह की जमीन पर ऐसा कुछ हुआ है, हमें अल्लाह को जवाब देने, उसके प्रेशर, ना मीडिया की प्रेशर, ना अल्लाह को जवाब दें। कुर्सी पे बैठे हैं, किसके जुल्म हो रहा है तो उसका कोई हमसे पूछने वाला है। तो वजीर आला साहब ने कल से ही यही कहा है कि आप लोगों ने इस दुनिया से हटकर अल्लाह को भी जवाब देने, इधर भी अवाम को जवाब देने, अवाम ने आपको बिठाए, इस तरह के केसों में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और खेतरान साहब एज ऑफ नाउ भी वजीर हैं, गिरफ्तार हैं मगर वजीर हैं। अभी देखिए, वजीर आला साहब है, वजीर आला साहब की पार्टी है, वो पार्टी बुलाएंगे, मुशावरत होगा। आप लोग कहते हैं फर हर चीज इस तरह हो जाए। अगर फरफर होती तो आज खातून भी हयात होती, उनके बच्चे भी हयात होते। फरफर तो नहीं हुआ ना, बहुत पहले उनकी वीडियो आ गई थी, सेनेट पर डिस्कस हो गई थी 26 जनवरी को, तो मुश्ताक साहब की तकरीर है। ये सिस्टम और मेरी और आपकी कमजोरी है। अगर आप तंकीद की बजाय रास्ता दिखाते और मैं उस पर अमल करता तो चीजें नहीं होती। आपने अमल करना था, रास्ता किसने और दिखाना था? सेनेट के फ्लोर पर बात हो रही है, खातून की वीडियो आ गई है, और आपको किसने रास्ता दिखाना था? अभी आप कह रहे हैं कि शोर ना मचाए, हमें काम करने दें, अब आप कह रहे हैं कि रास्ता दिखाते तो आप काम कर लेते। हाँ ना, आप लोग अब काम करते हैं, आप लोग टीवी फोरम ब्रेकिंग देते, ये हो गया। आप लोग थोड़े इदारों को स्पेस दें, ये छोटे छोटे मसले नहीं है, आवाम की जिंदगी का मसला है। आप जल्दी में उनसे चीज कराएंगे, कहीं उनसे हो सकते हैं वो हमारे इदारे सब। अगर आप जल्दी कर लेते तो खातून और 2 बच्चे बच जाते, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी जल्दी करेंगे और बाकी बच्चों की जान बच जाएगी, और मरी साहब जो उनके मियां रूपोश हैं वो भी महफूज रहेंगे। आप पर वक्त खातून की मिसाल दे रहे हैं, मैं हर चीज में नहीं कह रहा हूँ। खातून का अलग केस है, तफ्तीश अलग मामला है, ये मैं तफ्तीश की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, हम उम्मीद करते हैं कि आप तफ्तीश करेंगे और बाकी बच्चे भी बाजियाब होंगे, महफूज भी रहेंगे, और उनके मियाँ जो हैं उनको भी ये गारंटी दे रहे हैं कि मैं उनकी सिक्योरिटी की गारंटी देता हूँ, वो आगे आएँ और इस हवाले से जो ताबुन है वो पुलिस के साथ करें। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायद ईसा ने इमरान खान की हुकूमत गिराने से मुताल्लिक साइफर की तहकीकात के लिए दायर की गई 3 चैम्बर अपीलें मुस्तरद कर दी हैं, और कहा है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते तो वो खुद तहकीकात करवा सकते थे। मज़कूरा दरख्वास्तों में ये इस्तदा की गई थी कि एक आला इख्तियाराती जुडिशल कमीशन के जरिए इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से मुताल्लिक मुबैना बैरूनी साजिश की तहकीकात कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये तीनों दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। फिर 21 जनवरी को दरख्वास्त गुजारों ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर अपीलें फाइल कर दी थी, और चीफ जस्टिस ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को इन चैम्बर समाअत करने की हिदायत की थी, लेकिन जस्टिस तारिक मसूद ने समाअत से मुआवजत करते हुए ये मामला चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मज़कूरा अपीलें जस्टिस काजी फायद ईसा के पास भिजवा दी थी, जिन्होंने आज समाअत करते हुए ये तीनों अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क दिए कि हम सुनी सुनाई बातों पर कैसे तहकीकात का हुक्म दे सकते हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते तो वो खुद तहकीकात करवा सकते थे, हम क़यास राइयों पर यकीन नहीं रखते। अदलिया हुकूमती उमूर में कैसे मुदाखलत कर सकती है? हुकूमत के अख्तियारात में मुदाखलत नहीं करूँगा, हुकूमत को भी अपने अख्तियारात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दूंगा। जैसे काजी फायद ईसा के मुताबिक साइफर को कोई आम शहरी तो देख ही नहीं सकता, अगर मेरे सामने साइफर हो तो मैं आंखें बंद कर लूँगा, मेरा साइफर को पढ़ना भी
सीक्रेट ऑफिसर्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ऐसे केसेस हमारे सामने क्यों लाते हैं? हमारे पास तो पहले ही बहुत काम है। जिसे काजी फैजी साहब ने सवाल उठाया कि मैं अगर कागज़ लहरा कर इल्ज़ाम लगाऊं कि मुझे फला वकील ने कत्ल की धमकी दी है तो क्या इस तरह FIR दर्ज हो जाएगी? तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नहीं, ऐसे FIR दर्ज नहीं हो सकती। फिर जैसे काजी फैजी साहब ने मज़ीद रिमार्क दिए कि वज़ीर आज़म चाहते तो सिफारती सतह पर ताल्लुकात मुनक़ता कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के बराबर में पार्लियामेंट की इमारत कायम है, जाएँ जाकर पार्लियामेंट को कहें कि वो हमें इख्तियार दे, फिर हम मुदाखलत कर सकते हैं। सब सुनी सुनाई बातें हैं। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी का हवाला दिया तो जस्टिस काजी फैजी साहब ने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार भी हुकूमत के पास है, जिसका काम है उसी को करना चाहिए, इसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उस वक्त की हुकूमत ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी, डिमार्श जारी किया गया था। तो जस्टिस काजी फैजी साहब ने सवाल किया कि ये डिमार्श क्या होता है? तो वकील ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि डिमार्श क्या होता है। तो जस्टिस काजी फैजी साहब ने कहा कि मुझे भी नहीं पता। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मज़ीद दलाइल दिए कि बाद में हुकूमत तब्दील हो गई थी। तो जस्टिस काजी फैजी साहब ने कहा कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आर्टिकल 184(3) का दायरा इख्तियार महदूद है, इस केस में बुनियादी हुकूक का कोई मामला नहीं है, हमने आइन पर हल्फ उठाया हुआ है। आप क्या ये चाहते हैं कि मैं एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत करके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दूँ? जैसे काजी फैजी साहब का मजीद कहना था कि मैं खुली अदालत में ऑर्डर लिखवाना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ ताकि मफरूज़े और क़यास राइयाँ जन्म ना लें। ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कुछ भी लिख देते हैं। यूँ जैसे काजी फैजी साहब ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को बरकरार रखते हुए साइफर की तहकीकात से मुतालिक तीनों चैम्बर अपीलें खारिज कर दी। और ये भी याद रहे कि खुद इमरान खान भी अमरीकी साजिश के बयानी से पीछे हट चुके हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार ठहरा चुके हैं कि साजिश अमरीका ने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं की थी, बल्कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की थी। और इमरान खान की इसी बात का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के बयानी की वजह से अमेरिका से हमारे जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है? इस हवाले से हर आईनी और कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। इमरान नियाजी ने चंद दिन पहले वॉइस अमेरिका को कहा कि अमेरिका का तो कोई रोल ही नहीं किया। तो फिर 9 महीने जो बयानिया जारी रहा और पूरी कौम को इस हैजानी कैफियत में उन्होंने मुब्तला किए रखा, इसका कौन जिम्मेदार है? और अमेरिका से हमारे ताल्लुकात को बुरी तरह बिगाड़ा है, इसका कौन जिम्मेदार है? इसका आज कौम को इसका जवाब चाहिए। इसके लिए जो भी आइनी और लीगल तरीके हैं हम इंशाअल्लाह इसको अपनाएंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।